नमस्कार। हमारे इस पॉडकास्ट में आज के मेहमान हैं निर्गुणी जी, और हम लोग हाल ही में एक दूसरे से परिचित हुए हैं। ये सोशल वर्कर हैं, राजनीति में इनकी रुचि है। बिहार के एमएलए वाला चुनाव आज से 10 साल पहले ये लड़ चुके हैं भाजपा की टिकट से। और एक चीज़ हम दोनों में कॉमन है, मैं चाहता हूँ कि बिहार तरक्की करे, ये चाहते हैं कि बिहार तरक्की करे, और यही जो कॉमन बात है हम दोनों में, जिसके लिए आज हम दोनों यहाँ जुट पाए हैं। इनका परिचय थोड़ा अगर ये खुद देंगे तो आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। निर्गुणी जी। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत निर्गुणी है। मैं समस्तीपुर ज़िले से आता हूँ और मैं पिछले 15 वर्षों से लगातार वहाँ ग्रास रूट्स पर रहकर, वहाँ के लोगों के साथ जुड़कर, उनकी समस्याओं को समझकर और लगातार पिछले 15 वर्षों से खास करके पंचायती राज के प्रति, गांव में नौजवान खेती को कैसे अपनाएं, जो गांव में हाशिए पर लोग हैं उन तक कैसे सरकार की योजनाएं पहुँचें और उनकी जागृति उन योजनाओं के प्रति बने, स्वयं सहायता समूह से जुड़कर कैसे गांव की महिलाएं अपने आप को सशक्त कर सकती हैं, जो पंचायती राज में ग्राम सभा है वो कैसे सक्रियता के साथ समाज में अपनी भूमिका अदा कर सके, और उसके साथ ही जो कला और संस्कृति का एक जो पूरा एक पिछले कुछ दिनों से, पिछले कुछ वर्षों में जो हाहास हुआ है, उसको लेकर के लोगों में और ख़ासकर स्कूल और कॉलेज के बच्चों में अपनी कला और संस्कृति के प्रति जागृति का काम करने का काम मैं लगातार कर रहा हूँ। और आगे भी अपने गांव, क्योंकि जो मेरे हिस्से का बिहार है, अपने ज़िला सरायरंजन ब्लॉक विधानसभा के ज़रिए मैं अच्छे काम का एक मॉडल खड़ा करके बिहार में कैसे तरक्की हो सकती है, इस ओर में लगा रहता हूँ। चुनाव सामने है और कुछ देर पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ आया हूँ, क्योंकि पिछले 78 साल में जो भी हुआ है राजनीति में वो मन लायक नहीं हुआ। अगर मन लायक हुआ होता तो बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य नहीं होता। एक कारण जो यहाँ की राजनीति मन लायक नहीं बनती है, क्या मैं कहूँ कि जातिवाद है। मेरा यह निजी अनुभव है कि लोग बिहार में नेता भी और जनता भी, चाहे हम पूरे 5 साल जो गलत कार्य हों, विकास के कार्य नहीं होते हैं, उस पर चर्चा भले करते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो नेता भी जातीय अपील करते हैं और जनता भी अंत में जा कर के कमोबेश जाति आधारित ही वोटिंग करती है। थोड़े बहुत मुश्किल से 10% लोग होंगे जो जाति से ऊपर उठकर वोट करते होंगे। एक असंभव जैसी चीज, वैसे नेपोलियन कहता था कि असंभव कुछ नहीं होता है। अगर 4 घंटे की नोटिस पर नोटबंदी हो सकती है तो भाइयों और बहनों बोल करके प्रधानमंत्री कभी ये क्यों नहीं बोलते हैं कि जाति सूचक जो उपनाम है हम उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, जातिवादिता नहीं करेंगे, कहीं उसका जिक्र नहीं होगा, कोई गणना नहीं होगी जाति वाली। ऐसा कभी हो पाएगा आपको लगता है, या ये हमारा बस? देखिए, यह हम सबके अंदर एक आदर्श स्थिति तो यही दिखती है कि हमें एक ऐसी राजनीति हमारे बिहार में हो जहां ऐसी स्थिति हो जहां लोग जाति सूचक राजनीति न करें, जाति से ऊपर उठकर राजनीति करें। जहां तक सवाल दलों का और नेताओं का है, मेरे अपनी समझ है कि सामाजिक समावेशन के नाम पर और सामाजिक समावेशन और हर वर्ग की सहभागिता के नाम पर हर जाति के कुछ प्रतीकों को सामने लाकर रख दिया जाता है। और दुखद ये है कि चाहे वो सवर्ण जाति के हों या गैर सवर्ण जाति के हों, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनमें से ज़्यादातर लोगों को समाज के सर्वांगीण विकास का न मतलब मालूम है, न उसमें कोई अभिरुचि है। चुनाव बस अपने आप में एक आइसोलेटेड इवेंट सा बन के रह गया है, और चुनाव के बाद फिर वही खेला शुरू होता है कि नेताजी भाषण देते हैं और जनता शिकायतें करती रह जाती है। चुनाव होता है महीने भर के अंदर, लेकिन इसकी तैयारी होनी चाहिए 5 साल। आप अपने क्षेत्र में अगर प्रभावित कर पाते 5 साल तो शायद
वहां पर जातिवादिता नहीं होती आपके क्षेत्र में, शायद। हाँ, शायद शायद बिल्कुल, क्योंकि मेरा अपना एक अनुभव है जिसको मैं साझा कर सकता हूँ, जी। और उससे ज़्यादा बड़ा अनुभव मेरे पास नहीं है। जब मैं जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ा था तो वह किसी दल के आधार पर चुनाव नहीं था, और उस क्षेत्र में मेरी जाति के वोटर बहुत कम थे। बावजूद उसके उस चुनाव में मुझे सभी जातियों, सभी वर्गों का वोट मिला। लेकिन जब मैं 2015 में भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ा, तो ऐसे ऐसे गांव जहां मैं 365 में 300 दिन जाता रहा हूँगा, वहाँ से मुझे नगण्य वोट मिला। ये कहते हुए लोगों ने खुल्लम खुल्ला मुझे स्वीकार किया कि देखिए निर्गुणी जी, बात बाकी तो ठीक है, लेकिन यहाँ ऊपर देख करके हम लोग वोट करते हैं, इसके लिए हम लोग को माफ़ करिएगा। ऐसे में फिर बिहार का क्या हो सकता है? खैर, अब शिक्षा में आपकी काफ़ी अभिरुचि रही है। आपको लगता है कि शिक्षा में सुधार होने से बिहार सुधर जाएगा? हाँ, ये एक क्षेत्र है जहाँ मैं बहुत आशावादी हूँ, और आशावादी सिर्फ हवा हवाई नहीं हूँ। मैंने बीते 15 वर्षों में, यदि मेरे कटु अनुभव हैं तो बीते 15 वर्षों में मेरे अच्छे अनुभव भी हैं। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे शिक्षा की लौ, शिक्षा का दिया अंतिम आदमी तक पहुंच रहा है, उनके अंदर एक चेतना तो जरूर जागृत हुई है कि हमारा बच्चा पढ़े लिखे। ठीक है, यहाँ कॉन्ट्राडिक्शन भी जरूर दिखता है कि एक तरफ बच्चों को पढ़ाने लिखाने के प्रति जो महादलित वर्ग का मजदूर भी है, उसके अंदर एक चेतना जगी है अपने बच्चे को लेकर, वो पढ़े। लेकिन वहाँ भी राजनीतिक रूप से इस समय भी उसका वोट उसके जातिगत आधार पर ही जाता है। लेकिन मैं यह मानता हूँ कि यह बिहार इस समय एक संक्रमण के काल से गुजर रहा है। ये जाति आधारित अपील और जाति आधारित वोट, इसका समय मैं यदि बोलूँ, टू बी वेरी ऑप्टिमिस्टिक, मेरे ख्याल से 1 दशक और है। क्योंकि हर चुनाव में, हर 5 वर्ष में जो वोटर्स का ग्रुप चेंज हो रहा है, वो पहले से ज़्यादा शिक्षित है, पहले से ज़्यादा साक्षर है, पहले से ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, और उसके एस्पिरेशंस हाई हैं, उसका पेशेंस लो है, और नेता को परफॉर्म करने के लिए बाध्य कर देंगे। देश में जितने बड़े बड़े स्कैम हुए हैं, सब शिक्षितों ने ही किया है। हाईली एजुकेटेड जो बहुत ऊंचाई पर है, उन्होंने बैंक को लूटा है, देश को लूटा है, बाहर भाग गए हैं, भगोड़े सब कुछ है, वो सब पढ़े लिखे हैं। ये कहना कि शिक्षित हो जाएंगे तो बेहतर हो जाएंगे, जी नहीं। यहाँ शिक्षा डिग्री के लिए होती है, शिक्षा केवल उद्देश्य है, और तभी दीवार पर छिपकली की तरह रेंग कर कुर्सी पहुंचाई जाती है ताकि डिग्री मिल जाए। शिक्षित होते तो सब कुछ पढ़ाई करते, वो खिड़की से कागज पहुंचाने की कोशिश क्यों करते, चोरी करने के लिए? ये बात आज से 10 साल पहले तक के लिए भी मैं सही मान सकता हूँ, लेकिन इस परिदृश्य में बदलाव आए हैं। मैं एक चीज कहना चाहूँगा, विश्वस्त सूत्रों से मुझे पता चला है कि मेडिकल कॉलेज में एग्जाम से पहले टेबल पर हर एग्जामिनी 15-15 हज़ार रुपये जमा करता है। बड़ी बात है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैंने विश्वस्त सूत्रों से, उसके बाद से इन्वेस्टिगेटर हट जाता है, हम उनसे इलाज कराएंगे। और वैसे भी मेडिकल को लेकर के तो हम लोगों ने नीट का हंगामा भी देखा है। वो सिर्फ वहाँ तक 15,000 की बात तो दूर की है, तो सिस्टम में तो गड़बड़ियाँ हैं। इस बात को किसी भी दल का व्यक्ति यदि नकारता है तो वो यथार्थ से दूर होता है। चलिए, एक बात ये हुई, मैं बेझिझक चर्चा करना चाहूँगा कि इस बार का जो चुनाव होगा, एक नई पार्टी आई है जिसका जोर शिक्षा पर है। उनका जो सबसे बड़ा नेता है, वो हर भाषण में कहता है कि ये चुनाव तुम बच्चों को ध्यान में, अपने बच्चों, उनका वर्ड जो है ना, वो फेवरेट है। पूरे भाषण में 100 दफ़ा वो बच्चों की चर्चा करते हैं और बच्चों की शिक्षा। उसका नतीजा तो 20 साल बाद मिलेगा। आज बच्चा पढ़ने जाएगा स्कूल में, 20 साल बाद देखा जाएगा कि ये पार्टी कितनी शिक्षा दे सके या नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे ही एक चुनाव वोट लेने का तरीका है, या आर दे सीरियस अबाउट इट?
Okay, I think it's too early to comment on. I suppose you are talking about PK and then Suraj. So it's too early to give it because मैं इस लोकतंत्र में किसी भी नए इंटरवेंशन का, नव प्रयोग का मैं हमेशा स्वागत करता हूँ। अभी एक शुरुआत है, लेकिन जितनी ज़्यादा यह समाज जाति से ग्रसित है उसमें बहुत जल्दी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला पाना मुझे लगता है मुमकिन नहीं होगा। बावजूद उसके यदि इस निरंतरता के साथ पीके लगे रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले 5-10 वर्षों में वह बिहार में जो भी विकल्पहीनता की स्थिति है उसमें एक विकल्प बन पाए। हमने उन्हें पिछले 15 वर्षों में स्ट्रेटजिस्ट के रूप में देखा है। आपने अभी कहा कि हम हर नई चीज का स्वागत करते हैं। केजरीवाल भी एक नई चीज बनकर उभरे थे, आपने स्वागत किया होगा उनको, हताशा हुई है? नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। मैं जो भारत के राजनीति का परिदृश्य है इसमें जो पॉइंट ऑफ करप्शन जो एक विषय है वो तो देखिए हमेशा न्यायिक जांच का विषय बना रह जाता है, लेकिन जब तक कुछ उनको समाज का साथ नहीं मिला, उनकी अपील में ताकत नहीं थी, तो किस प्रकार से उन्होंने वैकल्पिक राजनीति भारत जैसे देश में देने का काम किया। पूरे देश में हर कोई उबा है और बिहार की एक खासियत रही है कि कोई बाहर से आ जाए जो यहाँ की पॉलिटिक्स में नहीं था, पूरे देश में था, दिल्ली में था, यूनो में था, कहीं था, अगर वो आता है तो उसका बड़ा जोरदार स्वागत होता है। नाम में अगर जॉर्ज फर्नांडिस लिखा हो तो कांटी से जीत जाते हैं गोवा से आकर के। जेबी कृपलानी, राम मनोहर लोहिया सब बाहर से थे, विनोबा, सबने काम शुरू किया तो बिहार से, क्योंकि बिहार में बाहर वालों को स्वागत बड़ा जोरदार होता है। और जो आप जैसे लगे हुए हैं कब से, उनको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता है जितना कि कोई अचानक आकर के कहता है कि कल तक मैं पिछले 15 साल से पैसे कमा रहा था और आज अचानक गलती से बट वृक्ष के नीचे बैठ गया, बोधि वृक्ष के नीचे, ज्ञान हुआ कि नहीं चलो अब बिहार के लिए कुछ करते हैं। नहीं, इसमें मैं समझता हूँ कि आप भी एक हद तक सही बोल रहे हैं, क्योंकि ब्रांडिंग पॉलिटिक्स का ये ज़माना है। बहुत सारे लोग तो पहले ब्रांड अपना बनाते हैं और फिर धीरे धीरे उस ब्रांड को नीचे पहुंचाते हैं। हम लोगों ने एक बॉटम अप अप्रोच को ज़्यादा प्रेफरेंस दिया, उस पर काम कर रहे हैं और हम लोग का फेथ है कि एक न एक दिन हमें भी, हम जैसे लोगों को भी लोग चुनेंगे, लोग समझेंगे, हम होंगे कामयाब हाँ। एक दिन। ऐसे में 75 साल गुजर गया, ये तरीका नहीं चलेगा। हम जैसे हम निराश होकर के अब छोड़ेंगे दुनिया को कि भाई हमारे लाइफ टाइम में तो बिहार सबसे पिछड़ा रह गया। हाँ, इसका टीस हम सबको आपके पास भी है। समय है अभी, आप यंग हैं, लेकिन हम जैसों का सोचिए। नहीं, मैं आपकी बात से, मैं आपके चीज़ों से एम्पैथाइज मैं करता अपनी तरफ से प्रयास कर रहा हूँ। आप मुझे 5 ईयर प्लान पे मत डाल दीजिए कि भाई इस बार तो जातिवाद ही चलेगा, इस बार वैसी ही आएगी असेंबली जैसे पहले आती रही है। देखेंगे 5-10 साल बाद अगर आप जिंदा रहे तो आपको एक बेहतर असेंबली हम दिखा पाएंगे। प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। थिंक ऑफ पीपल लाइक मी, जिनके पास वक्त कम बचा है। नहीं, हम लोगों की कोशिश रही है कि लोगों के बीच हमेशा नई बातें जाएं, नए तरीके से लोगों को समझाया जाए, तो उनमें से, लेकिन हम रियलिटी से बहुत दूर भी नहीं भाग सकते। हम हमेशा ठगे जाते हैं, इस बार भी ठगे जाएंगे, तकलीफ होगी। देखिए, कोशिश कीजिए, बताइए लोगों को, हर किसी को भी वोट देना, ठग को मत देना। और ठग बता के नहीं आता कि मैं ठग हूँ, वो तो जब जाता है तब पता चलता है कि वो ठग था। है क्या कि बिहार में जो सामाजिक समावेशन के नाम पर जो जातीय एक माइंडसेट बना हुआ है, वोट मांगने का और वोट देने तो का। ऐसा है, मैं आज कह रहा हूँ पूरे बिहार से कि अगर तुमने तय कर लिया है आप सबों ने कि हम अपनी जाति वाले को ही वोट देंगे, तो बेशक जाति वाले को वोट दो, लेकिन इस बात का ध्यान रखो कि तुम्हारी जाति में जो सर्वश्रेष्ठ है उसको लाओ असेंबली में। ये नहीं कि कोई 8वीं फेल 9वीं फेल आता है और कहो कि नहीं अस्मिता के नाम पर हम इसी को वोट देंगे। इतना ध्यान रखो, अपने ही बेटे को लाओ, कोशिश करो, अगर पढ़ा लिखा है तो जाति को ही वोट दो, अगर कसम खा चुके हो तो। वरना बेहतर तो होगा कि एक बार जाति से हट के वोट दो, काबिलियत पर दो। और जैसा आपने कहा विनेबिलिटी, मैं मानता हूँ
हर पार्टी में सबसे बड़ा फैक्टर है विनेबिलिटी। वो कहेंगे भाषण और बंद कीजिए, ये आदर्श बात दे रहे हैं, फलसफा बघार रहे हैं, हमें जीतना है। आप चाहते हैं कि हमारी जमानत जब्त हो जाए सब जगह, हम विपक्ष में बैठे, जीतना है तो भाई इस बार जिता दो। जो भी मैंने देखा है बहुत बड़े नेता को मंच पर आते हैं, 5 को कुर्ता पैजामा में खड़ा कर देते हैं, देख लीजिए ये आपके होने वाले उम्मीदवार हाँ, हैं। कास्ट इक्वेशन और पैसा, हाँ, इन दो चीजों आपके का। उम्मीदवार हैं, आप इन्हें वोट देंगे, आपका वोट जब इनके पास जाएगा तो आपका वोट सीधा मेरे पास है। सीधा मेरे पास है। और वो कुर्ता पैजामा खड़े होकर ऐसे कर देते हैं, वो कहते हैं हो गया, मैं कह रहा हूँ इसीलिए आप इनको वोट दो। हर बार यही होता है कि वो कह रहे हैं और साथ में और वहाँ पर वो क्या एक है, और नंबर ट्रेंड है कि हम लोग बार बार इस बात को लोगों को बता भी रहे हैं, ठीक है, आंशिक ही असर होता होगा कि लोग अब जाते हैं प्रतिनिधि को चुनने, लेकिन वो अंततः वोट सरकार के लिए करके आते हैं। ये बहुत बड़ा एक कॉन्ट्राडिक्शन है। ये तो बहुत पहले से हो चुकी जी, है गड़बड़ी। जी। मैंने भी अध्ययन किया है संविधान का। कि मोदी जी के नाम पर, लालू जी के नाम पर, नीतीश जी के नाम पर, रामविलास जी के नाम पर एक कहा जाता है कि वो माइक आपके मुंह में डालेंगे मीडिया वाले, गैर जिम्मेदार मीडिया, मैं यही कहूंगा, मुंह में माइक डाल करके कहेंगे कि आपका प्रधान मुख्यमंत्री वाला चेहरा इस पर कौन है, आपका प्रधानमंत्री वाला चेहरा इस पर कौन है? क्या बकवास कर रहे हैं आप? कहाँ लिखा हुआ है संविधान में जी, कि पहले आप चेहरा खोजोगे और उसके बाद पार्टी को? सीधा है कि पहले जिसको ज्यादा वोट आएगा वो पार्टी को इनवाइट करेगा, प्रेसिडेंट या गवर्नर, और वो अपने बीच से चुनेगा। ये बात तो कब को लोग डस्टबिन में डाल चुके हैं। यहाँ तो चेहरा देखा जाता है, चेहरे से संविधान लोग जेब में लेकर चलते हैं, और संविधान को कि कितनी इज्जत हो रही है ये हम देख रहे हैं। है ही नहीं ये बात, कहीं चेहरा वगैरह गलत बात है, लेकिन जब यही चल रहा है तो यही चल रहा है। आप भी शायद यही कहेंगे कि भाई ये चेहरा है, ये नहीं, हम लोगों ने तो ये भी कहा कि अब ऐसी स्थिति है तो लोग सीधा प्रधानमंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का एक प्रत्यक्ष निर्वाचन करवा लें तो और अमेरिका जैसा बना अमेरिका जैसा बना दिया जाए। कर दें अगर ऐसा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग अपने पार्टी में भी ये बात कहते हैं कि पार्टी और सिद्धांतों के नाम पर हम किसी और को अरे गहरे को कैसे वोट करें। संविधान में 2 गलत शब्द डाल दिए गए हैं, वो भी इमरजेंसी के दौरान। प्रियम्बल नहीं चेंज हो सकता है, प्रियम्बल को चेंज करके उसमें 2 वर्ड डाला गया है, वो तो हट नहीं रहा है किसी माई के लाल से। मैं सीधी चुनौती देता हूँ, वहां पर सब चुप हो जाते हैं। हाँ, ये संविधान को अब क्या बदलेंगे, क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म करेंगे? कुछ नहीं हो सकता है। और पार्टियां बिहार में सब एक जैसी, सब एक जैसी। आई एग्री विद दैट। किसी का मैनिफेस्टो कोई बोल दे मैं नाम दूंगा उसका, कोई फर्क ही नहीं, सब और एक जैसी अंततः सब लोग बस एक ही चीज कर रहे होते हैं, जाति और सीधे है पैसे का मिलान। वो मैं तो कहता हूँ कि नाम बदल करके आसान हो जाएगा, वहाँ पर भी चुनाव में भी जहाँ टिक मार करना है वहाँ भी लिख दें कि भाई ये सवर्ण की पार्टी है, ये दलित की पार्टी है, ये यादव है, ये कुर्मी है, ये कुशवाहा है, सीधा सीधे लिखे ना। एक विभाजित समाज तो राजनीति करने वालों ने बना ही दिया है। जब शर्म है ही नहीं तो बेशर्मी से लिख दें कि ये पार्टी है। क्या के लिए इधर उधर का नाम डालते हैं, उल्लू बनाते हैं, लोगों को धोखा देते रहते हैं। कब हिम्मत होगी लोगों को कि जाति ही पार्टी का नाम कर दिया जाए? या तो वो करें या फिर अच्छे लोगों को चुने। हाँ, आप इस पर प्लीज कुछ कीजिएगा। मैं बहुत दूर से आया हूँ आपसे यही बात करने के लिए। जी, हम लोग तो 17 करोड़ से मैं बात नहीं कर पाऊंगा। हम लोग तो लगातार प्रयास कर ही रहे हैं। हर पंचवर्षीय में हम लोगों ने कुछ प्रयास किया है। दलगत राजनीति में रहते हुए भी हम लोगों ने उन बातों पर सवाल खड़े किए हैं जो जनता के कंसर्न का मुद्दा होता है। आज देखिए, सबको मालूम है कि पानी आने वाले समय दुर्लभ चीज होगा, लेकिन पानी पर कोई चर्चा नहीं होती राजनीति में। आज सबको ये मालूम है कि आने वाले समय में पलायन इतनी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उद्योग लगाने पर चर्चा राजनीति में नहीं होती है। पानी की बात कर लूं, बहुत सारे लोग सुन रहे हैं इसको भी। फ्लड आपके एरिया में, कोशी है, बागमती है, ये सारी नदियों में बाढ़ की समस्या रहती है। हम सब कुछ बनाते हैं और साल में एक बार सब कुछ ध्वस्त हो जाता है, फिर से बनाना शुरू करते हैं। कितना पैसा बर्बाद होता है, खेती बर्बाद होती है। अब मैंने बहुत पता लगाने की कोशिश की, पूरे विश्व में किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई एक सब्जेक्ट नहीं है फ्लड, सब्जेक्ट ही नहीं है। और हाइड्रोलॉजी है, क्या क्या है, लेकिन फ्लड करके कोई सब्जेक्ट नहीं है, और पूरे विश्व में नहीं है। कोई
खर्च नहीं है। आप यहाँ के बिहार की यूनिवर्सिटी में कर सकते हैं, लोग रिसर्च करें, पढ़ाई करें। जैसे मैं बताता हूँ कि ड्रेजिंग के जरिए नदियों को अगर गहरा किया जाए, तालाब बना दिया जाए ज़्यादा नंबर में जो पानी को होल्ड कर सके, जंगल ज़्यादा लगाया जाए जो पानी को के वेग को रोक सके, तो बाढ़ की भी रिस्क को कम किया जा कम सकता किया है। जा सकता है। कोई सोचे तो इस पर सही। ये सरकार की योजनाएं हैं, लेकिन वो उसमें से ज़्यादा योजनाएं एक तो सरकार आप फॉर्मेलिटीज है। बनाएंगे ना, जीतेंगे, विश यू कि आप जीतें, जिस पार्टी से भी खड़े हो आप बनाएंगे। याद रखिएगा कि एक आदमी दूर दिल्ली से आकर के ये बात कह कर गया था, अपने ही लिए कह रहा हूँ, हाँ जी। स्वार्थ नहीं मेरा हो सकता है। फ्लड एक बहुत बड़ी समस्या है और फ्लड पर किसी ने काम नहीं, बहुत आसान होता है ठेका दे दो। जो सड़क है, मैकेडम ने इस सड़क को बनाया था जिसमें कोलटार लगाते हैं और रबर लगाते हैं, जो जो आजकल प्लास्टिक भी डालने लग गए हैं, बाकी सीमेंट वगैरह जो नीचे होता है वो जैसे भी होता हो। कब का हुआ मैकेडम, आज भी रोड मैकेडमाइज ही चल रहा है, जिसको तोड़ने के लिए जब आते हैं कभी सड़क को काटना हो, बालू से घेर देते हैं, पानी रख देते हैं, थोड़ी देर बीड़ी पीते रहते हैं, बैठ के 2 घंटे बाद कुदाल से काट देते हैं। पानी अगर रुक जाए तो सड़क में कुछ रहता ही नहीं है, कीचड़ जैसा हो जाता है, कुदाल से काट के फेंक सकते हैं। तो सड़कें ऐसे बने जिसमें पानी ना रुके, कोई ऐसा इंतजाम हो दोनों तरफ में इसकी पानी चला जाए उसके अंदर। नहीं, बिहार में सड़कों में तो बहुत काम हुआ है अभी। सड़क एक ऐसा सेक्टर है, सड़क के ठेका में बड़ा पैसा है और इसलिए सड़क का तो। और सड़कें कब बनती है? बरसात के ठीक पहले, ताकि अगले बरसात में खराब हो जाए। और मुझे लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और उन चीज़ों में जो काम होना था एक तरीके से हुआ, लेकिन बिहार में मुझसे आप पूछेंगे कि सर्वाधिक जो जगह काम होना चाहिए था वो था अपने ह्यूमन रिसोर्स को स्किल्ड करना और अपने ह्यूमन रिसोर्स को उसके पोटेंशियल के अनुकूल उसको एडुकेट करना। वहाँ पर हम लैग कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड कुछ पॉजिटिव रेज भी हैं। तो एजुकेशन पर ज़्यादा जोर होना चाहिए, स्किल डेवलपमेंट पर, दोनों पे। क्योंकि देखिए, मेयरली आई डोंट एग्री कि क्लास 12 के बाद का बच्चा को सीधे आप उसके स्किल से जोड़ दें, तो शायद उसके अंदर जो एक मिनिमम रिक्वायर्ड है बौद्धिक विकास वो नहीं हो पाता है। फिर बौद्धिक विकास तो हम मैकॉले वाला सिलेबस अभी तक पढ़ा रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। A+B होल स्क्वायर आपने भी पढ़ा होगा, कितनी बार काम आया। अब तो गलत चीज़ें पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे को किताब दी जाती, मेरी समस्या ये थी कि एक किताब दी जाती थी, पूरे साल उसी किताब को पढ़ते थे। बावजूद इन सब के 2 महीने में खत्म हो सकता है। युवाओं के बीच एक बहुत ये जो दिखता नहीं है, क्योंकि देखिए आप वैसे देखेंगे तो इलेक्शंस के वोट पैटर्न्स को लोग उतना मतलब कि ऑपरेट करके नहीं देखते हैं। मैं बिहार में अभी भी रे ऑफ होप आप पूछेंगे कौन सा वर्ग है, तो 18 से 30 वाला जो एज ग्रुप है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ सो दैट यू काइंडली कैरी सम पॉजिटिव थिंग इनसाइड। उनके अंदर गांव-गांव में अभी जो लाइब्रेरीज हैं उसमें 18-18 घंटे बच्चे बैठ कर के छोटे बड़े परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, उसके लिए अपेयर होते हैं, और उनके अंदर एक डिस्कशन भी होता है राजनीति को लेकर के, जो बड़ों के बीच चर्चा होता है उससे कहीं ज़्यादा क्वालिटी डिस्कशन नौजवानों के बीच होता है। एक होप मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज सारी तैयारी होती है ना। वो जो ब्रिटिश टाइम का जो ये IAS है, जो पहले कुछ और नाम से पुकारा जाता था, एक लेटर बदल के उसको ICS की जगह IAS कर दिया गया, उसके लिए होता है। उसमें जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर है वो मुझे सिविल एविएशन का चीफ मिला, IAS था, जो मेडिकल पास करके आया था। बताइए, मेडिकल पढ़ने की क्या जरूरत, एक सीट बर्बाद किया उसने, अगर उसको IAS ही बनना था। यहाँ तो अगर संस्कृत से ज़्यादा नंबर आता है तो संस्कृत ले लेते हैं, और सब जानता है कि सबसे ज़्यादा नंबर उर्दू में आता है तो सारे उर्दू वाले पास कर जाते हैं। एक बड़ा सीधा तरीका है, उर्दू में लिखो तो पता चल जाएगा कि हाँ ये उर्दू वाला है, इसको पास करना है, उसको अच्छा नंबर दिया जाता है। IAS डिग्निफाइड क्लर्क वाली बात हो जाती है। और सच कहा जाए तो IAS इसलिए कि देश को अच्छा करें। मैं कहता हूँ IAS को अगर खत्म कर दिया जाए तो देश जल्दी मोस्ट ऑफ द IAS बैरिंग अ फ्यू एक्सेप्शंस। एग्रीकल्चर में अच्छा है, पढ़ाई किया, उसको आप एग्रीकल्चर का सेक्रेटरी बनाओ। अब क्यों किसी को लाते हो? आज एग्रीकल्चर में रहता है, कल बिजली में जाता है, परसों फाइनेंस में जाता है, क्या मजाक है। वो तो फाइल डीलिंग प्रोसेस के तहत ये सब होता है। डिग्निफाइड क्लर्क बना के रख दिया है सब। वही लोग हैं, तेज हैं तो वही लोग हैं, लेकिन उनके
इसका इस्तेमाल कीजिए। और बिहार में इस समय तो देखिए है क्या कि ब्यूरोक्रेट चाहे कुछ भी बन के आ जाए, कहीं से बन के आ जाए, ये तो आपका एक चिंता है यहाँ तो कि ब्यूरोक्रेट और इसका यही गेम है कि ऑफिसर समझता है कि मंत्री हमारी मुट्ठी में, उसको कुछ आता नहीं है, मैं यस देश चला रहा हूँ। मोस्ट ऑफ द और ब्यूरोक्रेट्स, मंत्री समझता है और मैं देश चला रहा वो हूँ। पॉलिटिकल लॉबिंग करते हैं। एक चीज बता रहा हूँ कि किसी ने कहा कि अगर किसी अनपढ़ लीडर, कम पढ़े हुए लीडर के पीछे 4 रिटायर्ड आईएएस अगर ऐसे करके चलना शुरू करते तो बन तो गया लीडर। यही पहचान है। आप देख लीजिए, नया लीडर आए हो, कुछ भी हो, बड़े बड़े जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं, वेटरन्स, वो उसके पीछे चलते हैं। क्योंकि राजनीति से, फिर भी मैं कह रहा हूँ, राजनीति आपकी इच्छाओं की पराकाष्ठा है। डिजायर्स जो गलत चीज होती है, उसकी पराकाष्ठा है कि मैं प्रधानमंत्री बनूं। कोई नेता जो मुखिया में जीत गया हो, वो भी रात में सोते समय सपना देखता है कि अगले धक्के में एमपी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर। अगर वो नहीं सोचता है तो राजनीति के लिए बना नहीं हो, कहीं और जाए कुछ काम करे। इच्छाएं हैं, इच्छा नहीं हो तो फिर कौन राजनीति में आना चाहेगा। और मेरे जैसे लोग जो दर्शन में चले गए हैं, ठीक उसका उल्टा होता है। जब इच्छाएं नहीं रहती हैं तो आदमी दर्शन की तरफ जाता है। रिवर्स है राजनीति का। अब क्या कर लेंगे राजनीति के लिए, जब लेकिन बात करने आए, राजनीति जरूरी है। हम नहीं करेंगे, आप करें, लेकिन राजनीति जरूरी है। अभी मैंने राजनीति तो बहुत जरूरी है, क्योंकि राजनीति ही सारे जिनका फोन आया था अभी, प्रोफेसर साहब को मैंने कहा था कि अगर हम और आप राजनीति पर बात नहीं करेंगे तो 8वां फेल है, वो बात करेगा। इसलिए ये कहना इसी लोग कर रहा नहीं, है। मैं राजनीति में नहीं, ये अच्छी शान की बात नहीं है। हर किसी को राजनीति में इंटरेस्ट लेना चाहिए। आप नहीं लेंगे तो वैक्यूम नहीं रहेगा। 8वां फेल जो है, 9वां हाँ भाई, आप रुचि लेना ले राजनीति, तो आपके जन्म से मरण तक आप में रुचि लेता ही लेता है। कोई अपनी रुचि किया एक विषय जो आप डिस्कस करना चाहें, लोगों को बताना चाहें, लेट्स डिस्कस दैट। अब मैं यदि चूंकि ग्रामीण इलाके से आता हूँ, जी जी, तो हम सब मैं वहीं से मैं आते हैं। एक अपील जरूर करना चाहता हूं कि जब भी बात राजनीति की आती है तो हम विधायकों की और सांसदों की बात बहुत करते हैं, लेकिन मेरे समझ से नहीं आता कि जो आपके सबसे करीब का प्रतिनिधि है, मुखिया, वार्ड मेंबर, पंचायत समिति का सदस्य, जिला परिषद का सदस्य, उसकी चर्चा आप राजनीतिक फ्रेमवर्क में कभी नहीं करते हैं। जबकि संविधान ने पंचायती राज को उतनी ही शक्तियां दी हैं जितनी किसी विधायक या सांसद को होता है। तो मैं ये आग्रह करूंगा, मैं अपील करूंगा कि अपने सबसे जो निकट का आपका स्थानीय निकाय है, चाहे वो नगर निकाय हो, नगर निगम हो, पंचायती राज हो, इनके लिए जो आप वोट करते हैं, 6-6 लोग को लिए वोट करते हैं, वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, पंच, सरपंच, जिला परिषद के सदस्य, तो फिर आप इन 6 लोगों की चर्चा चुनाव के बाद भूल जाते हैं। चर्चा के केंद्र में सिर्फ विधायक और सांसद होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यदि हम अपने लोकल प्रतिनिधियों को इन्वॉल्व करें तो उससे उनके अंदर तो सुधार आएगा, समाज में अच्छी बातें आएंगी, और विधायक और सांसद थोड़ा सा स्केयर्ड फील करेंगे और उनकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ेगी लोगों के प्रति। ठीक है। एक इससे मिलता जुलता एक सवाल, भारत में केवल 6 राज्यों में लेजिस्लेटिव काउंसिल है, बाकी कहीं बाइकैमरल नहीं है। एमएलए होते हैं सब जगह, यहाँ एमएलए भी होते हैं, एमएलसी भी होते हैं। कितना पैसा खर्च होता है बिहार जैसे गरीब राज्य। नहीं, यहाँ पर मैं आपकी बात से सहमति व्यक्त और वो है करता क्यों? हूँ। जो एमएलए नहीं बन पाते हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाता है। नॉट ओनली दैट, आपके जितने आयोग हैं, जितने बोर्ड्स हैं गवर्नमेंट के, सब पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स हैं और कुछ भी नहीं है। मुझे याद है बचपन में नागार्जुन जी की एक कविता, जो नेहरू के जाने के बाद उन्होंने लिखा था, तुम रुक जाते कुछ और साल, और उसका एक नाम, उसमें एक आगे लाइन था कि डांगे बन जाते राज्यपाल। मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ कब की कविता है वो, लेकिन वो लाइन रुक जाते एक और साल, ऐसा लाइन, डांगे बन जाते राज्यपाल। तो यहाँ तो ऐसे ही राज्यपाल बना दिए जाते हैं। कब तक पढ़े लिखे लोग आप जैसे
राजनीति को कंट्रोल नहीं कर, राजनीति एक जगह से कंट्रोल होगा। हर बार विनेबिलिटी, हर बार अभी इमरजेंसी मैं इस है, बात में हमें बंगाल जीता करके दिखाओ, हमें 400 पार करा के, ऐसी ऐसी बातों से हमारा। और नहीं, इसमें कुछ हम लोगों की अपनी कमी भी है, जिसे मुझे ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए। आप जमीन क्योंकि से जुड़े हैं, इसलिए आपसे मैं ज्यादा जोर से कह रहा हूँ, क्योंकि आप इन बातों को पहुंचाइए लोगों तक। दलगत राजनीति का एक घाटा जरूर होता है, और मैं इस बात को खुले तौर पर स्वीकार कर सकता हूं कि आप ठीक है, झूठ नहीं बोलें, लेकिन कई बार दलगत राजनीति का घाटा ये जरूर होता है कि आप सच को सच की तरह नहीं बोल पाते। तो हिम्मत कीजिए, बोलिए। मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। माइक कहिए तो थोड़ा और पास कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है, इसीलिए तो मैं बहुत कि दूर से आया हूं। किसी भी दल में कोई भी चीज़, हम सब जानते हैं कि जब जनता चर्चा करना चाहती है अपने डे टू डे लाइफ के ऊपर, तब एक विषय कुछ नया सा दो नेताओं के बीच, किसी लालू जी के परिवार में तेज प्रताप ने क्या कर दिया, उस पर चर्चा छिड़ जाती है। चौथा खंबा कहते हैं, कितना इररिस्पॉन्सिबल खंबा है। ये तो है। मीडिया सब कुछ ठीक ठाक कर रही, तो सोशल मीडिया मुझे क्यों तकलीफ करनी पड़ती है आने के बाद? वही करते हैं। नहीं, अभी वो जिन लोग, जो बेकार लोग हैं ना, जो बफून्स हैं, वैसे ये विश्व अभी 6 जोकर ही हैं जो विश्व को चला रहे हैं एक तरह से। लेकिन उनको क्यों इतना दिया जाता है? टीवी में उन्हीं की चर्चा होगी, उन्हीं के जोक भी आएंगे सोशल मीडिया पर। लेकिन ठीक है, बावजूद उसके सोशल मीडिया एटलीस्ट इतना इंश्योर किया है, अभी उसका क्वालिफाइड वर्जन भी, अनक्वालिफाइड वर्जन भी है, लेकिन सोशल मीडिया ने गांव में एक एक व्यक्ति के बीच जागृति लाने का काम किया है। ये मैं अपने अनुभव से कहता हूँ। मेरे खेत में काम करने वाली महिला मजदूर जब देखती है कि मैं फेसबुक के ऊपर मैंने कोई पोस्ट किया है और वो किसी से पढ़वाती है, और उसको लगता है कि मैंने विद्यालय के बारे में अच्छा लिखा मान लीजिए, तो वो महिला मजदूर मुझे खेत में पकड़ के बोलती है कि आपने तो अच्छा लिखा है, लेकिन मेरे बच्चे के साथ ये दिक्कत आई है, वो उसको पढ़ाया नहीं जाता है। आपको अभी तक टिकट नहीं मिला है, लेकिन आपकी कंस्टिट्यूएंसी आपके सामने है। बिना टिकट मिले आप अगर उनसे कुछ वादा कर सकें, क्योंकि अगर वादा करेंगे तो रिकॉर्डेड होगा, हम आपको 5 साल बुलाते रहेंगे, हर साल की बैग। नहीं, हमारे तो देखिए, हमारा तो बहुत सरल कमिटमेंट होता है। पहला कमिटमेंट तो हमारा शुरू से जो रहा है, मुझे यदि अवसर मिलता है अपने क्षेत्र के प्रतिनिधित्व का, पलायन रोकेंगे अपने क्षेत्र में। मैं निश्चित ही अपने क्षेत्र में छोटे उद्योग, लघु उद्योगों की स्थापना करके पलायन को रोकने का काम करूंगा। हमारे क्षेत्र अंतर्गत जो सैकड़ों प्राथमिक से उच्च विद्यालय हैं, उस बात को जोर से बोलिए। जो सैकड़ों प्राथमिक से उच्च विद्यालय हैं, उनमें ठीक है, अभी एक नियम आया है कि शिक्षक और शिक्षिका आते हैं तो उनको ई अटेंडेंस बनाना पड़ता है आने और जाने समय, लेकिन उन 8 घंटों में उन लोगों ने बच्चों को क्या पढ़ाया नहीं पढ़ाया, इसकी मॉनिटरिंग अभी शेष है। आपकी कंस्टिट्यूएंसी का नाम एक बार फिर से बोलते हैं। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का नाम सरायरंजन है, जो कि समस्तीपुर जिले में है जी। तो वहाँ उस कंस्टिट्यूएंसी में आप पलायन रोक देंगे? मैं निश्चित ही पलायन को रोकने की दिशा में जो हर संभव कदम होगा, जिसमें मैंने बोला लघु उद्योगों की स्थापना, कई सरकार की योजनाएं हैं जिसके तहत कुटीर उद्योग स्थापित करने के उपाय हैं। आप उसको रोक देंगे तो मैं अभी से आपको साधुवाद, आशीर्वाद। मैं कोशिश करूंगा, और चीजें तो धीरे धीरे होंगी, लेकिन मेरा कोशिश भरपूर होगा। और आपको जिस पार्टी से आप चाह रहे हैं वहीं से टिकट मिलेगा, और आप जीतेंगे भी। और आपने जो वादा किया उसको याद रखिए, उसके लिए आज से ही काम करना शुरू कर देना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। धन्यवाद। और इसको आप अपने जितने मित्र हैं उन तक पहुंचाइए, ताकि आपका वादा उन तक पहुंच सके। और आपको ये भी कह रहा हूँ कि आपको अपने जैसा कोई और मिले जो बिहार में दिलचस्पी रखता है और बिहार की खुशहाली के लिए काम कर सकता है, उसके पास कुछ कहने लायक बात है, आपके जाने के बाद ये कुर्सी खाली रहेगी, उनको आकर के यहाँ सुधांशु, a very progressive farmer, बजरंग जी might have given his number to you. जी, मैंने चर्चा सुनी है, मैं मिला नहीं। आप भेजिए उनको। ऐसे जितने भी लोग he हैं has some idea, जिन्हें बड़े बड़े टीवी चैनल वाले नहीं बुलाते हैं, उनके लिए हमारा ये मैं कुछ लोगों का नाम आप 24 घंटे खुला रहेगा।
बरोबर। जब भी आना चाहें बस आप जस्ट फ़ोन कॉल अवे उन्हें भेजिए और उनकी बात को सब जगह पहुंचाया जाए। इस बार जो असेंबली बने वो बेहतर बने और हम समाप्त करते हैं इसको। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।